डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। अगर दुनिया की मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल यानी कि क्लॉथ क्लॉथ इंडस्ट्री, और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अगर आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये ओल्डर इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी ये काफ़ी पुराने समय से हैं। वहीं आईटी इंडस्ट्री एक रिसेंट इंडस्ट्री है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है, सनराइज इंडस्ट्री है, जो कि रिसेंटली ही इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। ऐसे देश जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रसिया। वहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान जैसे कंट्रीज़ में है। आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का मेजर हब, मेजर सेंटर एक तो यूएसए के सेंट्रल कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली है, और दूसरा इंडिया का बंगलुरु रीजन जो है वो आईटी इंडस्ट्री का हब है, सेंटर है। जो भी स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो बेंगलुरु में जाके अपना जो भी प्रोफेशन है वो कैरी आउट करते हैं, क्योंकि ये एक सेंटर है जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज़ का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। पहला हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। जैसे हर एक इंडस्ट्री में क्या होता है कि इनपुट होता है, बहुत से प्रोसेस होते हैं, और फिर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज के बाद एक आउटपुट बनता है, एक रियल वैल्यूड प्रोडक्ट बनता है। वैसे ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत से इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बहुत से प्रोसेस होते हैं, बहुत से मैकेनिज़म्स होते हैं, और फाइनली आउटपुट प्रोड्यूस होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक फीडर इंडस्ट्री है, यानी ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट को बहुत सारी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करती है। जैसे आयरन का इस्तेमाल तो लगभग हर जगह होता है, तो बहुत सी इंडस्ट्री आयरन और स्टील का इस्तेमाल एज ए रॉ मटेरियल करती है अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। अब पहली बात तो ये कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कौन कौन सा इनपुट होता है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला आयरन ओर, दूसरा कोयला, और तीसरा लाइमस्टोन। ये इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं जो कि हमें नेचर से आमतौर पे मिल जाते हैं। अर्थ के क्रस्ट से माइनिंग कर कर, क्वेरिंग कर कर हमें ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो इनपुट्स हैं वो मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ कहीं पे भी इंडस्ट्री सेटअप करना हो तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, साइट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए, और सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए, ताकि मैनुअल वर्क किया जा सके, ताकि अलग अलग इनपुट्स का इस्तेमाल कर कर मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। वो प्रोसेस जिससे आयरन ओर से स्टील को बनाया जाता है, इसमें बहुत से स्टेज होते हैं, बहुत से फेज होते हैं, जहाँ पे आयरन ओर की मदद से स्टील को बनाया जाता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, इसमें बहुत से स्टेज होते हैं, बहुत से फेज होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं यानी कि आयरन ओर, कोयला और लाइमस्टोन, इसको ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है। वहाँ पे इसकी स्मेल्टिंग की जाती है। ब्लास्ट फर्नेस मतलब भट्टी की तरह, भट्टी। स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ओर से मेटल को निकाला जाता है, उस ओर के मेल्टिंग पॉइंट से कहीं ज़्यादा टेम्परेचर पे उस ओर को गर्म कर कर। तो स्मेल्टिंग मतलब यही हुआ कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे मेटेलिक ओर्स को हीटअप किया जाता है, और जब ये जो हीटिंग होता है, हीटिंग के दौरान उससे मेटल्स को निकाला जाता है, तो इसी प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है कि ब्लास्ट फर्नेस में रॉ मटेरियल्स को रखा जाता है और काफ़ी हाई टेम्परेचर पे उसे गर्म किया जाता है, और उससे मेटल्स मिलते हैं, आयरन मिलता है।
आयरन को फिर रिफाइन किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत से टॉक्सिक और अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं जिसको निकालना ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो भी आयरन या स्टील बना, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, हार्डनेस हो, ड्यूरेबिलिटी हो, और भी उसकी जो प्रॉपर्टी हो वो काफ़ी बेहतर हो सके। इसके लिए जो भी मेटल्स हैं उसकी रिफाइनिंग की जाती है, उसे और भी प्यूरिफाई किया जाता है। जो भी आउटपुट मिला उसका इस्तेमाल और भी बहुत सारी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल करती है। अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील को बनाने में कोयला, आयरन ओर और लाइम स्टोन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1 टन स्टील को बनाने के लिए 8 टन कोयला, 4 टन आयरन ओर और 1 टन लाइम स्टोन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शन देखोगे तो 8:4:1 में है। 8 टन कोयला, 4 टन आयरन ओर और 1 टन लाइम स्टोन की ज़रूरत पड़ती है 1 टन स्टील को बनाने में। तो ये जो स्टील बना ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। इसे किसी भी शेप में काटा जा सकता है, शेप किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, इसको वायर में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जो भी स्टील है या फिर आयरन है उसमें बहुत से दूसरे मेटल्स को ट्रेस क्वांटिटी में काफ़ी कम अमाउंट में ऐड किया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम, निकेल, जिंक, कॉपर। इन मेटल्स को ऐड कर कर स्पेशल एलॉय बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और इसमें जंग वगैरह नहीं लगता। तो क्या होता है कि जो भी स्टील है उसमें और भी दूसरे मेटल्स को ऐड कर कर एक एलॉय बनाया जाता है। एलॉय मतलब मिश्र धातु, यानी मेटल को मेटल के साथ ऐड कर कर एलॉय को बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सके, हार्डनेस बढ़ाया जा सके, टफनेस बढ़ाया जा सके, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ सके, वो ज़्यादा लोड को कैरी कर सके, इसलिए स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। अगर बात करें स्टील की, तो स्टील मॉडर्न इंडस्ट्री आज के वक्त में जो भी इंडस्ट्रीज़ ऑपरेट करती है उसका आधार है, उसका बैकबोन है, उसका बेस है। इसी वजह से स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहते हैं। लगभग हर चीज़ जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो या तो आयरन या स्टील से बना होता है, या फिर वो ऐसे मशीन्स के द्वारा, ऐसे टूल्स के द्वारा बनाया जाता है जो कहीं ना कहीं इन्हीं मेटल्स से बने होते हैं। अगर बात करें शिप, ट्रेन, ट्रक्स, ऑटोमोबाइल, स्कूटर, कार, तो इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो ज़्यादातर आयरन या स्टील से ही बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुई, नीडल भी स्टील से बना होता है। अर्थ के क्रस्ट से जो भी ऑयल को, पेट्रोलियम को ड्रिलिंग कर कर निकाला जाता है, जिन मशीन्स से निकाला जाता है वो मशीन भी स्टील का बना होता है। वो पाइपलाइन जिससे ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो पाइप्स भी स्टील से बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि अर्थ के क्रस्ट में जो भी मिनरल्स हैं, जो भी ओर्स हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग की जाती है, क्वेरिंग की जाती है। खदानों के जरिए से अर्थ के क्रस्ट से मिनरल्स को निकाला जाता है। तो जो भी इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, वो स्टील से बना है। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, खेती करने के लिए बहुत से मशीन्स का इस्तेमाल होता है, जैसे ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर, बहुत सारे मशीन्स हैं जिसका इस्तेमाल खेती में किया जाता है। वो मशीन्स भी ज़्यादातर स्टील से बनी होती हैं। बिल्डिंग्स का जो फ्रेमवर्क है, फाउंडेशन है, पिलर्स हैं, छत है, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े पैमाने पे स्टील का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक इंसान के हर दिन के ज़िंदगी में, एवरीडे लाइफ में स्टील का, आयरन का कितना ज़्यादा यूज है, कितना ज़्यादा यूटिलिटी है, वो हमें इन एग्जांपल्स से देखने को मिल जाता है। 1800 के पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री आमतौर पे ऐसे जगहों पे बनाई जाती थी, ऐसी जगहों पे इसे सेटअप किया जाता था
जहाँ पे रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वाटर आसानी से अवेलेबल हो। यानी पहले के ज़माने में 1800 से पहले जो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो उन्हीं साइट्स पे लगाया जाता था जहाँ पे आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन ये जो रॉ मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल हो, जहाँ पे कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो और जहाँ पे वाटर हो। वाटर कहाँ से होगा? तो वाटर या तो किसी नदी से, किसी लेक से क्या हो जाएगा, वाटर सप्लाई उस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को मिल जाएगा। बाद में क्या हुआ, 1800 के बाद जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी आइडियल लोकेशन कोल फील्ड्स के पास सेटअप की जाने लगी। यानी बाद में इंडस्ट्री को कहाँ सेटअप किया जाने लगा, कोयला के खदानों के पास, कैनल्स के पास, रेलवे के पास। रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, कैनल से पानी मिल जाएगा और कोल फील्ड से उसे रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी वही कंडीशंस हैं, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। लेकिन 1950 के बाद, लेट 20th सेंचुरी के दौरान आयरन और स्टील इंडस्ट्री को आमतौर पे ऐसी जगहों पे सेटअप किया जाने लगा जहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया में फ्लैट लैंड हो, समतल ज़मीन हो, और दूसरा वो जो रीजन है वो पोर्ट के काफ़ी पास हो, बंदरगाह के काफ़ी पास हो। जैसे इंडिया का ये कोस्टल रीजन है, तो इंडिया के कोस्टल रीजन में ये जो रीजन्स हैं, ये जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। तो पोर्ट के पास आमतौर पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बाद में सेटअप किया जाने लगा 1950 के बाद से। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस वक्त क्या हुआ कि स्टील वर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जाने लगा। आयरन और स्टील की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होने लगा। और इसी वजह से क्या हुआ कि आयरन ओर को एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करने लगा और उस इंपोर्टेड आयरन ओर का इस्तेमाल कर कर आयरन और स्टील को वो इंडस्ट्री बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो भी है 1950 के बाद हम एक पैटर्न देखने को यहाँ पे हमें मिल रहा है कि जो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो पोर्ट के पास बनाया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे इंपोर्टेड आयरन ओर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। क्योंकि आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गई है। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो भी डेवलप करना शुरू हुई, उसने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना काफ़ी बेहतर तरीके से शुरू कर दिया। इंडिया के अंदर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, आयरन ओर, कोयला या लाइमस्टोन, वो काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी आबादी है, काफ़ी लोग हैं, तो आसानी से चीप लेबर मिल जाता है, सस्ता लेबर मिल जाता है। सरकार ने इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया। रोडवे, रेलवेज़, पाइपलाइंस, कैनाल्स, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को मदद करने लगी। इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ा मार्केट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी स्टील, स्टेनलेस स्टील या अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएगी, उसे रेडीमेड कंज्यूमर मिल जाएगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मार्केट काफ़ी बड़ा है। अगर बात की जाए इंडिया में जो भी मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, वर्णपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो। ये जो अलग अलग रीजन्स हैं ये आमतौर पे 4 स्टेट में फैला हुआ है। पहला वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यहाँ पे इस मैप में देखें तो ये जो पार्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा और यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन रीजन्स में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं, मैंगनीज के डिपॉजिट्स हैं, झारखंड में कोयला का खदान है,
वेस्ट बंगाल में भी आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं, तो यहाँ पे आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता है। सेकेंड था चीप लेबर, यानी लोग कम पैसे पे भी काम करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। बिहार, झारखंड, बंगाल, ये जो रीजन्स हैं ये ओवर पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आसानी से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम करने के लिए लेबर मिल गया। मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आसानी से आयरन के प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। अगर बात की जाए कर्नाटका में भद्रावती और विजयनगर में भी स्टील के सेंटर्स हैं। आंध्र प्रदेश में बाइजैक या विशाखापट्टनम, तमिलनाडु के अंदर सलीम, ये जो रीजन्स हैं इन रीजन्स में स्टील सेंटर्स हैं जो कि वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को काफ़ी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर यूटिलाइज कर आयरन और स्टील को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत से आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स देश के अलग अलग रीजन्स में सरकार के द्वारा या कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा खोले गए, जिसने हमारे देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। इसलिए ज़रूरी है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअसली होता रहे।